नमस्कार। डमरू योग एंड साउंड थेरेपी स्टूडियो आपका स्वागत करता है। हमारे वार्षिक योग उत्सव बिल्व में इस साल का हमारा थीम है भारतीय परंपरा, रीबिल्डिंग मॉडर्न इंडिया ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ऑफ सनातन धर्म। हमारी ये प्रणाली रही है कि बिल्व योग उत्सव के तहत हर साल हम देश विदेश से कई प्रखर विद्वान जो कि एक्सपर्ट्स है इंडिजिनस वेलनेस ट्रेडिशंस में, उनको आमंत्रित करते हैं, इनके वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह का आयोजन करते हैं। तो आइए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और इस साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम शिफ्ट हो गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिक पल्स, A glimpse into the world of नाड़ी शास्त्र एंड मर्म विद्या। आज हमारे आमंत्रित गेस्ट है डॉक्टर नीलम ठाकर। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और नाड़ी शास्त्र एवं पंचकर्म स्पेशलिस्ट है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज के दौर में नाड़ी शास्त्र और मर्म विद्या जैसे दुर्लभ शास्त्र लुप्त हो रहे हैं और ऐसे एक्सटिंक्ट होते हुए शास्त्रों का प्रोटेक्शन और उनको आगे बढ़ाने का एक बहुत ही उम्दा काम डॉक्टर नीलम जी कर रहे हैं। और कुछ बहुत ही गिने चुने रेयर प्रैक्टिशनर्स अभी दुनिया भर में है जो इस विद्या को जीवंत रख रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर नीलम ठाकर है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति समझकर इसके साथ साथ वे नाड़ी शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ वे आयुर्वेदिक कुंडली भी बनाने में एक्सपर्ट है और काफी सारे टॉपिक्स जैसे इनफर्टिलिटी, गर्भ संस्कार और बहुत सारी चीजों में निष्णात है। और आयुर्वेद का एक बहुत डीप ज्ञान उन्होंने पिछले अपने 25 सालों की प्रैक्टिस में इकट्ठा किया है। वे करंटली अपनी सेवाएं श्री श्री तत्व पंचकर्म में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट दे रहे हैं। नाड़ी परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स है, नाड़ी परीक्षण और मर्म विद्या। नाड़ी परीक्षण की अस्त स्थान परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक ऐसी पद्धति है जो रोग के मूल कारण को जानने में मदद करती है। नाड़ी परीक्षा से हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर के तत्वों का, जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, उसका बैलेंस कैसा है, कौन से तत्व का प्राधान्य है और अपनी तंदुरुस्ती इन्हें बैलेंस करते हुए कैसे बनाए रखें। नाड़ी परीक्षण द्वारा न सिर्फ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, मेंटल डिसऑर्डर, जॉइंट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम वगैरह, इनके बारे में तो खैर हम जान ही सकते हैं, पर किसी व्यक्ति का स्वभाव, उसका आहार, उसकी पसंद नापसंद, रिलेशनशिप, उसकी मनस्थिति और बहुत सारी चीजों का अंदाजा हमें आ सकता है। ये मेरा नीलम जी के साथ जो डिस्कशन इसके पहले होता रहा, उन्होंने लाइट डाला है ये टॉपिक पे, तो उसका डिटेल वो जरूर हमसे शेयर करेंगे हमारे साथ। अब थोड़ा हमारे दूसरे टॉपिक मर्म विद्या के बारे में देखते हैं। आयुर्वेद में मर्म शरीर के वे बिंदु है जहां प्राणों का वास होता है तथा जिनका रक्षण न करने पर मृत्यु अथवा विभिन्न प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्टदायक शारीरिक व्याधि भी उत्पन्न हो सकती है। अतः इन बिंदुओं को उपचारित करने से रोगों से मुक्ति भी संभव है। मर्म चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित विश्व के प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है एंड मर्म चिकित्सा ही एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसी विदेशी चिकित्सा विधाओं की जननी है। बौद्ध काल में ये चिकित्सा पद्धति भारत से चीन, जापान आदि देशों में ले जाई गई तथा वहां से विभिन्न नामों से विकसित हुई है। तो आज
डॉक्टर नीलम ठाकर हमें कुछ इम्पोर्टेंट मर्म पॉइंट से भी अवगत कराएंगे। तो डॉक्टर नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सेशन को आपको सौंपती हूँ। वेलकम। नमस्कार। बस आपने मुझे इनवाइट किया और उनको जानकारी देनी है, तो मुझे भी बहुत आनंद हुआ आपके साथ जुड़कर और लोगों को ये बताने के लिए कि भाई जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं और जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं और जब उनकी नाड़ी देखकर उनको सब चीज़ें बताते हैं, तो दे गेट सरप्राइज कि भाई ऐसा कैसे आपने बता दिया। आपने ऐसे कैसे बता दिया कि हमने क्या खाया था या हम सोच क्या रहे हैं या हमारा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कितने बजे सोता हूँ जागता हूँ, आपको कैसे पता चला। सो दे गेट सरप्राइज। लेकिन ये सब चीज हमारा पुराना शास्त्र है और हम अभी भी उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे वैद्य हैं जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें गहन अध्ययन की बहुत जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है। तो ये सब लेकर हम अभी चल रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा रही है कि भारतवर्ष की जो हमारी धरती है, उन्होंने बहुत सारे ऋषियों की देन है। बहुत सारे ऋषि हमको दिए हैं कि जिन्होंने बहुत सारी ये प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक उन्होंने अवसर दिया है हमें। तो ऐसे जो ऋषि वाली जो धरती है, और हमें अब करना क्या है इस जमाने में कि हमने जो ऋषि परंपरा को आज के मॉडर्न साइंस में इन्वॉल्व करके और आज के प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उस जमाने की है वो हम इस जमाने में नहीं लेके आ सकते हैं, ना प्रैक्टिकली वैसे हम जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वे में हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो ऐसे हम थोड़े टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हमने आज लिए हैं, नाड़ी परीक्षण एंड मर्मा थेरेपी। तो नाड़ी परीक्षण ज्यादातर सब लोग को पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारा हाथ देखते हैं एंड वो पल्स वगैरह चेक करते हैं। तो जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपके पल्स चेक करते हैं। पल्स इट मीन्स रेट, कि 72 पर मिनट जो एक आइडियल रेट माना जाता है WHO के हिसाब से, वो रेट काउंट करते हैं। और हार्ट की रिदम कैसी है, ट्रैकीकार्डिया है या क्या है, वो जजमेंट वो वहां पर लेते हैं। लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसके कुछ सिद्धांत अलग हैं, उसकी कुछ प्रक्रिया अलग है। तो उसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम जाएंगे कि अगर आप नाड़ी परीक्षण के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज कि जब आप नॉर्मली भी अगर ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं, तो या तो डॉक्टर आपको 5-10 मिनट बैठाते हैं, आप बाहर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, ड्राइव करके आए हैं, या आपके दिमाग में बहुत सारी कुछ चीजें अगर चल रही हैं, तो यू हैव टू बी सेटल डाउन फॉर अ वाइल। सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर आपका वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। एज इट इज जब आप नाड़ी चेक करवाने जाते हैं तो भी सेम सिस्टम होता है कि आपको आराम से 5-10-15 मिनट आराम से बैठना है और फिर आपकी नाड़ी चेक करवानी है। तो द पर्सन शुड बी कूल एंड काम, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। इवन द डॉक्टर, जो भी वैद्य है, वो जो नाड़ी चेक कर रहे हैं वो भी शांत होने चाहिए मन से और एकाग्र होने चाहिए। सेकंड थिंग इज 3 आवर्स फास्टिंग इज मस्ट। 2.5 से 3 घंटा भूखे पेट रहना जरूरी है। ये हम इस सिस्टम से करते हैं कि जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो हम जो देख रहे हैं वो तरंगे होती हैं। तो हम पहले देखते हैं वायु, पित्त और कफ। जो हम पहले वैद्य जी देखते हैं वायु, पित्त और कफ। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो वो उसका फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट आवर जो होता है, वो कफ का काल होता है। इस स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स मिलता है, क्लेदक कफ होता है, वो मिक्स होता है, उसके साथ चर्न होता है, और वहां पे वो फर्स्ट आवर होता है, वो कफ का काल होता है। सेकंड आवर्स इज अ पित्ता काल, कि जहाँ पे पाचन होता है, जहाँ पे एंजाइम्स मिलके वहां पे पाचन प्रक्रिया वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो होता है सेकंड आवर इज अ पित्त काल। एंड थर्ड आवर इज अ वाता काल, जहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके फूड को एब्जॉर्ब होना है प्रॉपरली, एंड देन सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो जब हम नाड़ी परीक्षण के लिए जब हम बुलाते हैं, तो जब हम 3 घंटे के लिए फास्टिंग के लिए बोलते हैं उनको।
तो इसी तरीके से फर्स्ट अवर कफ, सेकंड पित्त एंड थर्ड वाता। उसके बाद जब बंदे आते हैं और हम उनको जब चेक करते हैं, उसके बाद जो हमें नाड़ी मिलती है, तो तब हम हमारा वहाँ पे स्टार्ट होता है कि उनको क्या क्या अभी के हिसाब से दिक्कत है, उनका डाइट कैसा चल रहा है, उनको पाचन हुआ है नहीं हुआ है, या किस फेज में वो जा रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि अगर फीमेल है, तो फीमेल होते हैं तो हम उनका पीरियड में नाड़ी चेक नहीं करते हैं। फोर्थ थिंग कि अगर कुछ भी व्यक्ति ने पहना हुआ है, जैसे घड़ी है या इवन दो बेल्ट है, एनी काइंड ऑफ लेदर आइटम दे वेयर, तो वो उनको रिमूव करना है। तो इस तरीके से हम नाड़ी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड थिंग जो हम नाड़ी परीक्षण के बारे में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, कि थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे शरीर की रचना क्या है, किस हिसाब से हमारी कुदरत ने रचना की है शरीर की, तो आप आगे जाके उसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। आकाश, हम जो फिंगर्स लेते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो ये पांच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ होता है। ज्यादातर जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो जो फीमेल होते हैं उनका हम लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, एंड जो मेल होते हैं उनका हम राइट हैंड चेक करते हैं। समटाइम्स काफी केसेस में हमें दोनों हैंड्स भी चेक करने पड़ते हैं, वो हम आगे जरूरत पड़ी तो डिस्कशन करेंगे, आगे बताएंगे। तो जब हम देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट हुआ हमारा वाता, ये हुआ हमारा एयर, जो ये एयर इट मीन्स ये वाता नाड़ी चेक करने के लिए है, ये है फायर पित्ता नाड़ी चेक करने के लिए है, एंड वाटर इज कफा नाड़ी चेक करने के लिए है। तो ये हमारी ऋषि मुनि ने कैसे हर चीज को बहुत आराम से और हम अच्छे से समझ पाए वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो हम ऐसे करके, ये मुझे उल्टा हाथ रखना पड़ना है क्योंकि मैं खुद की ऐसे करूंगी, हाँ, है ना। तो ये हो गया हमारा वात नाड़ी, ये पित्त एंड कफ, ये थ्री फिंगर्स हम ऐसे रखते हैं और ऐसे हम चेक करते हैं। तो नाड़ी जब हम चेक करते हैं उसके 7 लेयर्स होते हैं, 7 उसकी डीप लेयर्स होते हैं, जिसमें हम जाकर जो व्यक्ति है उसके पूरे बॉडी में हम घूमते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक टेक्निक और बहुत सूक्ष्म तरीका होता है कि व्यक्ति के हर ऑर्गन में हम जाते हैं, व्यक्ति की हर नर्वाइन सिस्टम में जाते हैं, उनके पूरे सर्कुलेशन में, आर्टरी वेन सब सर्कुलेशन में जाते हैं, और हम चीजें वहां पे डायग्नोस करते हैं। तो पहला स्टेज होता है दैट इज वायु पित्त एंड कफ। तो जब हम वायु पित्त कफ वाली नाड़ी चेक करते हैं तो एक होता है प्रकृति एंड दूसरा होता है विकृति। प्रकृति इज योर बॉडी नेचर। एवरी पर्सन हैज देयर बॉडी नेचर। हर व्यक्ति एक अपनी बैलेंस प्रकृति में होता है जन्म से लेके मृत्यु तक। हाँ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आपका खाना पीना चेंज हुआ, तो वो प्रकृति वहां पे बदलने की संभावनाएं रहती है। तो जब हम चेक करते हैं कि उनका वायु है, पित्त है या कफ है, तो पहले हम जो चेक करते हैं नाड़ी परीक्षण से जो जाना जाता है वो होता है प्रकृति। प्रकृति से ये छोटी चीज है कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि व्यक्ति के बाल कैसे हैं, उसका समझो कि फिजिक कैसा है, वो ज्यादा मोटा है, दुबला है, पतला है, या उसका मिडल टाइप फिगर है, उसके हिसाब से भी हम जान सकते हैं। आयुर्वेद में 3 तरह की परीक्षाएं की गई हैं। दृश्य परीक्षा, जो हम व्यक्ति जब आता है तो उसको हम देख के अंदाजा लगाते हैं। दूसरा होता है प्रश्न परीक्षा, जो हम उनको पूछते हैं और वो हमको जो रिप्लाई देते हैं उससे हम जज करते हैं। थर्ड इज ये है स्पर्श परीक्षा, ये जो हम बोलते हैं स्पर्श परीक्षा। मानो पहले ऐसा होता था कि जो मानो कुछ इमरजेंसी आई और जो वैद्य होते थे वो गए कि वहां पे व्यक्ति प्रश्न परीक्षा करने के लायक नहीं है,
या तो वो बेहोश हो चुका है या कुछ ऐसी कंडीशन में, वहाँ पे आप उनको प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि आपको भूख कैसी लग रही है या आपका मोशन क्लियर हुआ या नहीं, या आप कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं, वो वहाँ पे संभव नहीं है। फिजिकली भी आप पहली बार देख रहे हैं तो व्यक्ति कैसे चल के आ रहा है या क्या है, वो आप जज नहीं कर सकते हैं। तो स्पर्श परीक्षा ही एक ऐसा माध्यम माना गया है, नाड़ी परीक्षण, कि जहां पर आप सब कुछ जज कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान माध्यम है। और जब हम देखते हैं तो पहले हम देखते हैं व्यक्ति का प्रकृति, वायु, पित्त और कफ। तो वायु वाला प्रकृति है, पित्त वाला है या कफ वाला है, उस हिसाब से हम उनको डाइट देते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, या क्या चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। मानो कि अगर हमें वायु प्रकृति पता चल रही है या पित्त चल रही है या कफ चल रही है, लेकिन शायद वो व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है कि वो किस प्रकृति से बिलोंग करता है या क्या उसकी विकृति का नेचर है। तो ये जानने से, नाड़ी परीक्षण करवाने से, आप कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो वहां पर करेक्शन करेंगे तो आगे जाकर आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। सेकंड थिंग इज विकृति। विकृति इट मीन्स इनबैलेंस। तो सीधी बात है कि प्रकृति है जो बैलेंस करती है और आपके बॉडी को चला रही है नेचुरल फॉर्म में। विकृति इट मीन्स कि इनबैलेंस, की जो उससे कुछ गड़बड़ करी है वहां पर। अब ये विकृति उद्भव कैसे हुई? क्योंकि जो हमारी प्रकृति थी, मानो कि मेरी प्रकृति पित्त की है और पित्त प्रकृति वाले को ज्यादा भूखा नहीं रहना है, स्पाइसी नहीं खाना है, या रात को देर तक जागना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ये सब चीजें करी, मैंने कुछ स्पाइसी खा लिया, फर्मेंटेड खा लिया, फास्टिंग कर लिया, ज्यादा 5-6 घंटे तक ज्यादा भूखे रहना पड़ा, ट्रैवलिंग था, या रात को जागना पड़ा किसी भी वजह से, तो मेरी जो पित्त प्रकृति बेसिक है वो वहां पे डिस्टर्ब हुई। वो वहां पे डिस्टर्ब हुई तो प्रकृति के ऊपर जो पित्त प्रकृति है और वायु और कफ उसको फॉलो कर रहे हैं। बेसिक जो एक प्रकृति है वो आपकी, मानो कि अगर हम वात पित्त कफ तीनों को लेकर अगर हम चलते हैं तो ईच एंड एवरी शुड बी 33%। ये वायु हमारा 33% होना चाहिए, पित्त 33% होना चाहिए, कफ 33, इट मीन्स 99% अप्रोक्सीमेटली आपका बैलेंस है। लेकिन जब जो प्रकृति आपका होता है उसका डोमिनेंसी बॉडी में ज्यादा होता है, मानो मेरा पित्त प्रकृति है तो उसका डोमिनेंसी ज्यादा रहेगा, तो इट शुड बी मोर देन 33%, अप्रोक्सीमेटली मानो 40-45% मेरा पित्त प्रकृति है। तो जो पित्त, जो प्रकृति है वो बाकी जो दोनों है कफ और वायु, उसको वो फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से वहां पर चलेंगे। तो जब मैंने अपना पित्त प्रकृति डिस्टर्ब किया किसी भी लाइफस्टाइल की वजह से या खाने पीने की वजह से, तो वायु और कफ वहां पे डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो वायु के 5 प्रकार हैं, पित्त के 5 प्रकार हैं एंड कफ के 5 प्रकार हैं। सबके लोकेशंस अलग अलग हैं, शरीर में उनके रहने का स्थान अलग अलग है और सबका कार्य अलग अलग है। तो कौन सा वायु किस वाले पित्त को लेकर कौन से कफ में मिश्रित होकर एक नया नया डिजीज बनाता है, वहां पे कुछ डिस्टर्ब करना शुरू करता है, वैसे ही कौन सा पित्त, कौन से कफ, कौन से वायु, ये बहुत गहन और बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं जो नाड़ी परीक्षण से हम आसानी से, जिस जो एक्सपर्ट हैं वो जान सकते हैं। मानो किसी बंदे ने आके ये बोला कि भाई मुझे बहुत 2-3 दिन से हेडेक हो रहा है, तो हेडेक हो रहा है तो हम तो यही देखेंगे कि भाई उनको नींद नहीं आ रही है या न्यूट्रिशन की कमी है, ये है। लेकिन जब हम नाड़ी देखते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई उसका अपान वायु, लोअर एब्डोमिनल एयर उसका डिस्टर्ब है, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अपान वायु वहां पे ब्लॉक है, तो मोशन उसका नहीं होने की वजह से वो एयर अपवर्ड शिफ्ट हुई है। एयर जब वो ऊपर आना शुरू हुई तो उसने वहां पे बंदे को आके हेडेक दिया। हेडेक होने का भी अलग अलग रीजन होता है, वायु की वजह से हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है या कफ की वजह से हो रहा है। तो मानो कि एलोपैथिक में आप गए, आपने बोला हेडेक हो रहा है, तो आपको टिपिकल कोई पेन किलर या
पैरासिटामोल दे दिया और आपने लिया, टेम्पररी आपको वहाँ पे अच्छा लगा। लेकिन लॉन्ग लाइफ अगर आपको निकलना है, माइग्रेन से निकलना है, हेडेक से निकलना है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हेडेक का बेसिक रीज़न क्या है, वायु है, पित्त है या कफ है। कफ है तो फिर वैसे चिकित्सा की जाती है, वैसे उनका डाइट दिया जाता है, पित्त है तो वैसे दिया जाता है, वायु है तो ऐसे दिया जाता है। कौन सा वायु डिस्टर्ब है, प्राण वायु डिस्टर्ब है, मानो ज्यादा जो सोच रहा है या उसको नींद नहीं आ रही है या जिसका ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो प्राण वायु डिस्टर्ब होने की वजह से उसको हेडेक है। अपान वायु डिस्टर्ब होने की वजह से उसको हेडेक है, या व्यान वायु जो पूरे शरीर में जो वायु फैल रही है वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से हेडेक है। तो उस हिसाब से आगे हमारी चिकित्सा प्रणाली चलती है। एक ही तरह के, मानो हेडेक वाले 3 लोग आए तो तीनों की मेडिसिन एक आयुर्वेदा में कभी नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग चीजें वहाँ पे कारण होती है, जवाबदार वहाँ पे होती है, तो वैसे ही उनके वहाँ पे सॉल्यूशंस भी होते हैं। So first layer is Vayu Pitta Kapha. First we identify the Prakriti and second is Vikruti. The second layer is Dhatu. It's called Dhatu. Dhatu, it means what? Ki 7 dhatus are described in Ayurveda. I just take name of them is Rasa Dhatu, Rakta, Ras, Rakt, Mas, Med, Asthi, Majja and Shukra. 7 dhatus are there. इन धातु का महत्व क्या है? तो जब हम कोई भी फूड लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, जो भी इनटेक हमारे अंदर हो रहा है, हम लिक्विड भी ले रहे हैं, कुछ भी जो हम ले रहे हैं, वो जब स्टमक लेयर से जाकर, इंटेस्टाइन से जाकर जब वो एब्सॉर्ब होता है बॉडी में, एट दैट मोमेंट जो फर्स्ट लेयर जो डाइजेशन का होता है, इट कन्वर्ट्स इन रस धातु। रस, RAS, रस धातु। रस तो हम थोड़ा लगा सकते हैं, रस इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड, है ना। तो बॉडी में जो भी प्लाज्मा लेवल है वहां पर फर्स्ट लेयर हमारी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से डाइजेशन होता है, फिर वो रक्त धातु में जाता है, वहां डाइजेस्ट होता है, तो रस से रक्त फिर मांस थर्ड लेयर में जाता है, मासाइट मीन्स टिश्यूज और लेगामेंट्स, हम जो मसल्स बोलते हैं वहां पर जाता है। एंड द फोर्थ लेयर इज मेद धातु। मेद इट मीन्स हम फैट बोल सकते हैं। फिर जाता है अस्थि धातु, बोन्स, एंड देन अस्थि मज्जा, बोन मैरो, एंड अगर मेल है तो शुक्र धातु एंड फीमेल है तो ओवम में कन्वर्ट होता है। तो ये भी डीप नॉलेज हमें मिलता है कि किस व्यक्ति का कहाँ से पाचन नहीं हो रहा है, किस धातु से पाचन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मानो कोई, हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे फैटी लोग हैं या ओवर हेल्दी लोग हैं कि जिनको वजन घटाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स रख रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, बिकॉज जब उनका रस धातु से पाचन होकर रक्त में गया, रक्त से मांस में गया, मांस से मेद, लेकिन यहाँ पाचन होना बंद हो गया। यहाँ से अगर आगे जाके जो डाइजेशन होके पाचन होना है वो वहां पे नहीं हो रहा है, तो वहां पे स्टक हो जाते हैं, तो सब न्यूट्रिशंस वहां पर आकर स्टक हो जाते हैं, जो व्यक्ति का वजन बढ़ाना वहां पे शुरू करते हैं। तो मेद में अगर स्टक हो गया, इट मीन्स कि आगे वाली जो धातु है, अस्थि, बोन्स, बोन मैरो एंड स्पर्म, जो शुक्र धातु है, वो तीनों धातु वहां पे वीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उनके बोन्स वीक होंगे, उनके बोन मैरोज वीक होंगे, तो उनके ब्लड काउंट्स वगैरह आगे जाके वीक होंगे, एंड फर्टिलिटी में भी उनको वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। हम देखते हैं ओबेस लोग होते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, डॉक्टर मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं कि आप वजन घटाओ, वजन घटाओ। एज इट इज मानो किसी को स्किन प्रॉब्लम है, तो स्किन प्रॉब्लम होने में भी जैसे उनका रस धातु, उसके बाद उनका रक्त धातु में वहां पे कहीं पे पाचन नहीं हो रहा है, तो आगे जाके वो डिस्टर्ब करना वहां पे शुरू करता है। तो आपको बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, या आपको नी जॉइंट पेन है, एनी काइंड ऑफ पेन है, तो पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कौन से धातु के पाचन से आगे चीज
नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे कहाँ पे स्टक हो गए हैं, तो हमें उससे निकलना कैसे है, उसको पाचन कैसे कराना है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या आपको मेडिसिन लेना है, क्या डाइट फॉलो करना है, तो वो भी हम नाड़ी से वहां पर जान सकते हैं। थर्ड लेयर इज मानस प्रकृति। मानस प्रकृति मतलब समझो कि आयुर्वेदा में सिर्फ हम शरीर को स्वस्थ नहीं करते हैं, शरीर मन और आत्मा हम तीनों चीजों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की दी गई परंपरा है। तो वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं करते थे, मन जब हमारा प्रसन्न होगा तो जो भाव हमें मिलेगा वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो हमारे जो ग्लैंड्स के फंक्शंस हैं वो वहाँ पे अच्छे क्रिएट होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे शरीर का स्वास्थ्य वहाँ पे अच्छा रहने वाला है। सो द थर्ड इज मानस प्रकृति। मानस प्रकृति में तीन चीजें आती हैं, सत्व रजस एंड तमस। ये वर्ड्स हैं जो हमने बहुत सारी जगह सुने हुए होते हैं। सो व्हाट इज द सत्व रजस एंड तमस? इससे हम जो भी व्यक्ति है वो मेंटली किस स्टेज पर है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो हम जान सकते हैं। जस्ट लाइक सत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होती है, एंथुजियास्टिक होते हैं, उनको बैलेंस्ड होते हैं, और सबको उनके साथ बात करना मिलना पसंद होता है। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी उनकी सत्व वालों की होती है। जो रजस वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी मानसिक प्रकृति होते हैं, वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन थोड़े से समझो कि हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एंथुजियास्टिक होते हैं, उनको ये भी करना है वो भी करना है, एंड एक्टिव होते हैं वो। सोचते भी हैं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्टिव, मतलब ज्यादा सोच कर चलते हैं, तो कभी वो चीजें बिगाड़ लेते हैं, मतलब वो कंफ्यूज हो जाना बात बात पे, डिसीजन नहीं ले पाना, तो ये सब रजस मानस प्रकृति में आता है। थर्ड इज तमस। तमस समझो कि ऐसी प्रकृति है कि जिसमें व्यक्ति का कुछ भी बैलेंस नहीं है, ना उनका खाने पीने का टाइम डिसाइडेड होता है, ना उनका, कभी भी सो जाते हैं कभी भी उठते हैं, एक्टिविटी में भी कभी तो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका इनबैलेंस, पूरा टोटल इनबैलेंस होता है। तो नाड़ी से हम व्यक्ति का मानसिक भी, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, समझो कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति है, या पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, या उसको बहुत ज्यादा दुख अंदर से हो रहा है, चिंता उसको हो रही है, तो ये सब चीजें भी उनके जो मानसिक गुण, व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पहली बार हमारे पास आता है तो इतना खुल के वो व्यक्त नहीं कर पाता है, या तो मानो किसी और व्यक्ति के साथ वो साथ में आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर है कुछ है, तो उनके साथ भी वो खुल के हमें बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वो किस परिस्थिति से, मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। तो हम नाड़ी देखकर हम वैद्य इस चीज का पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से वो पता लगा सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति इस परिस्थिति में है, लेकिन हम उनको बताते भी नहीं है। लेकिन हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, हम जो उनको देते हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, उस सॉल्यूशंस में उनकी जो मानसिक परिस्थिति होती है उसको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम सेकंड सिटिंग या थर्ड सिटिंग में जब वो हमारे पास आते हैं, तब वो जब खुलकर बोलते हैं, तब वो चीज डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर हम पहले आए थे तो हमको ये था, लेकिन ये हमको फॉलो करने के बाद हमें ये फायदा अभी हो रहा है। मुझे पहले नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद आ रही है। मेरा थॉट प्रोसेस पहले गुस्से वाला बहुत था, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन अभी जो आपने लिया तो मैंने फॉलो किया तो मुझे वो नहीं हो रहा है। शायद ये बातें उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन नाड़ी से हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि उनका मानस प्रकृति क्या है, और उस हिसाब से हम उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। कभी होता है वाइसे वर्सा होता है चीजें, कि मानो किसी को बहुत गुस्सा आ ही रहा है, उसका स्वभाव पहले से ही वैसा है, तो आपका रजस खराब होने वाला है या आपका पित्त बढ़ने वाला है। तो कभी कभी प्रकृति की वजह से वो स्वभाव हो जाता है, और कभी कभी स्वभाव की वजह से भी प्रकृति बदलती है। तो इन दोनों का करेक्शन करना जरूरी है। खाने पीने में हमने संभाला तो आपने प्रकृति विकृति को बैलेंस किया, स्वभाव ने जो आपने
कैसे बैलेंस करना है, गुस्से को आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपको क्या मेडिटेशन करना चाहिए, आपको क्या प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए जो आपके स्वभाव में परिवर्तन ला सकती है। तो स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे तो भी आपका स्वास्थ्य वहां पे सुधरने वाला है। जो नेक्स्ट स्टेप है, हम जो नाड़ी परीक्षण से जान सकते हैं वो ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स की एफिशिएंसी, कि वह किस परिस्थिति से उसका ऑर्गन काम कर रहा है। जैसे नाड़ी परीक्षण एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री तक जान सकते हैं, क्योंकि वो आपके डीएनए से जुड़ा हुआ होता है ना। हम जब यहाँ चेक चेक करते हैं, रेडियल आर्टरी यहाँ पर होती है और हम यहाँ पर देखते हैं, तो जस्ट एक ऊपर नीचे जो वेव्स हुआ है उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। इट्स कॉल्ड तरंग। हमारा जो पूरी सृष्टि है वो एक तरंग के ऊपर, एक एनर्जी के ऊपर चलती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके ऑर्गन्स, मानो कि हमने लिया कि लीवर, ठीक है। अब लीवर की कार्य क्षमता तीन तरीके की हो सकती है, कि एक तो वो बहुत ज्यादा ही काम कर रहा है, मतलब कि उसको, बंदे को भूख बहुत ज्यादा लग रही है, टॉयलेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा भी खाया फिर भी 1 घंटा हुआ और मुझे वापस वापस खाना है, ज्यादा भूख लग रही है। सेकंड इज कि बंदे को बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है, अ, एक बार खाना खाया तो 3 4 5 6 घंटे तक उनको भूख ही नहीं लगती है, सामने कुछ भी अच्छा रखा हुआ लेकिन उनको रुचि नहीं होती, उस भोजन में उनको रुचि नहीं होती है। एंड थर्ड इसकी बैलेंस, कि वो टाइम से खाना खा रहे हैं, उनका डाइजेस्ट हो रहा है, 3 4 5 घंटे के बाद वापस दे फील हंग्री। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन का हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वो किस फेज में वहाँ पे वर्किंग में है। समटाइम्स बॉडी आपको कोई सिम्टम नहीं दे रही है, मानो कि ये लीवर की हमने बात करी तो बॉडी आपको कोई सिम्टम नहीं दे रही है, लेकिन नाड़ी से हम पता लगा सकते हैं कि आपके ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम आपको वहां पर गाइड कर सकते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटीज है जो फ्यूचर में हो सकती है। आपके फैमिली में हार्ट के इश्यूज थे? हाँ थे, लेकिन आपका हार्ट अभी किस लेवल पे है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा फॉलो कर रहे हैं, या आपका हार्ट अभी इस कंडीशन में है कि वहां पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको हार्ट के लिए जो भी करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, फूड जो फॉलो करना है वो आपको वहां पे शुरू करने की वहां पर जरूरत है, या आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा इस कंडीशन में है कि आपका ब्लड प्रेशर भी आ चुका है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी आ चुका है। तो ये ऑर्गन वाइज भी हम नाड़ी से वहां पर डिटेक्ट। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं काफी सालों से हमें जानते, दे डिडंट कम विथ रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स लेकर ही नहीं आते हैं। डॉक्टर आप बताओ कि मेरा डायबिटीज कितना होगा, दीदी आप बताओ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना होगा। तो उतना उनको हमारे पर भरोसा होता है, फिर भी हम रिपोर्ट्स क्यों करवाते हैं, कि आज आपका जो शुगर लेवल आया, नाड़ी से भी हमने देखा, आपने लैब में टेस्ट करवाए और हमने जो आपको दिया रिस्ट्रिक्शंस वो आपने फॉलो किया, तो नेक्स्ट रिपोर्ट जो आपकी आ रही है, हमें तो नाड़ी से पता चल ही रहा है कि आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें फॉलो करी है, लेकिन आपको खुद भी जजमेंट आएगा कि हाँ मेरा शुगर पहले 250 था और ये मैंने किया तो अभी मेरा 190 180 बैलेंस में आ चुका है। तो अब इस तरीके से नाड़ी जो है वो बहुत एक गहरा, सूक्ष्म, लुप्त होता हुआ साइंस है, लेकिन काफी सारे वैद्य हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और नाड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप इमोशनल भी जान सकते हैं, उसकी फीलिंग्स भी जान सकते हैं, उसकी शारीरिक क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं या होने वाले हैं वो भी आप पहले से कह सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बंदा आया था, मैंने उसकी नाड़ी चेक करी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस, मुझे डाउट लगा कि उसको स्टोन होने की पॉसिबिलिटीज है, तो जस्ट आई आस्क्ड हिम कि आपको स्टोन कभी था क्या या पहले हिस्ट्री रही है, तो ही सेड नो, मुझे तो कभी ऐसे स्टोन का पेन भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। आफ्टर 1 वीक हिज डॉटर कॉल्ड मी कि डॉक्टर मेरे पापा को एकदम से बहुत सारा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया है और वो खाना भी नहीं ले सकते हैं और उनको
स्टमक के नीचे थोड़ा पेन आ रहा है, चेस्ट के नीचे थोड़ा उनको पेन हो रहा है। तो इमीडिएटली आई सजेस्टेड कि भाई आप इमीडिएट आप सोनोग्राफी करवाओ। और क्योंकि वो आउट ऑफ अहमदाबाद थे तो मैं बुला नहीं सकती थी उनको, तो उन्होंने सोनोग्राफी करवाया एंड द सोनोग्राफी में आया ही हैज गोल स्टोन, गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन था। तो ये काफी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम आराम से नाड़ी परीक्षण में हर जजमेंट हम ले सकते हैं। काफी सारी मेडिसिन हैं जो फ्यूचर में शायद हमें लेनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने हमें गिफ्ट में दी चीजें दी हुई हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया या थायराइड हो गया, वो हमें पता है कि फैमिली हिस्ट्री में है तो हमें फ्यूचर में आने वाला है। लेकिन आप नाड़ी दिखाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका बॉडी किस फेज में है और आपको खुद के लिए क्या क्या सावधानियां वहां पे रखनी चाहिए। व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक फ्रॉम दिस कि भाई मुझे ये चीजें यहाँ पे करनी है। तो इट्स अ प्री डायग्नोस्टिक मेथड टू, कि आप पहले से अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बस जस्ट थोड़ा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बहुत ही आसान तरीका है। और आपके आसपास कहीं भी आपको मिल रहे हैं अच्छे वैद्य तो आप श्योर जाइए, अपना नाड़ी परीक्षण वहां पर करवाइए और अपने बारे में जानिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ परेशानी है तभी आप जा रहे हो। आप स्वस्थ हैं तो आपको अचूक जाना चाहिए। इफ यू आर हेल्दी देन यू हैव टू गो कंपल्सरी, कि आप जाकर अपना खुद का स्टेटस चेक करें कि इन व्हाट स्टेटस आई एम, एंड आगे जाकर मुझे परेशानी नहीं हो तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है वो मैं अभी से शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि आयुर्वेदा इज अ साइंस की द स्लोगन इज प्रयोजन की स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना वह आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। एंड द आतुरस्य रोग प्रशमन, मतलब आतुर मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसकी जो परिस्थिति है उसमें से उसको बाहर निकाला, तब वो मेडिसिन वगैरह हम वहाँ पर देते हैं। लेकिन आप अच्छा सा दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं या जो भी फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रकृति के हिसाब से कर सकते हैं। मानो कि आपका वायु, आपके डॉक्टर ने बताया, आपको वैद्य जी ने आपको बताया कि आपका वायु ज्यादा लग रहा है, तब खुद अनुभव करेंगे कि आपको बॉडी एक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, हेयर रफ हो रहे हैं आपके, या स्किन आपकी ड्राई हो रही है। क्योंकि वायु है वो हर चीज को ड्राई करेगा, हवा क्या करेगी, सुखाएगी, थॉट प्रोसेस बढ़ा देगी। क्योंकि हवा है वो चंचल है, एक जगह रुकती नहीं है, तो आप कंटिन्यूस वो थॉट प्रोसेस में रहते हैं। हवा है वो ड्राई करती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि उसने पूरे बॉडी का मॉइस्चर कम कर दिया है, तो आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होने की वहाँ पे पॉसिबिलिटीज वहाँ पे रहती है। तो वो वायु को कैसे मैनेज करना है, आपको थोड़ा मॉइस्चर लेना है, फूड में मॉइस्चर ऐड करना है। एनी काइंड ऑफ ड्राई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जैसे बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, तो उसको आपको कम करना है। वैसे ही हो गया पित्त, मानो अगर आपको पता चलता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पित्त है, तो पित्त है तो इट्स फायर। पित्त नाम से ही पता चलता है कि फायर, उनको गुस्सा बहुत आ जाना बार बार, और आंखें लाल हो जाएंगी वैसे बंदों की, और एसिडिटी हो जाना, एसिडिटी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, हेयर बहुत कम एज में उनके वाइट होने लगते हैं। तो जब आपको पता चल रहा है कि आप पित्त प्रकृति से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें होती है कि आप स्पाइसी मत लीजिए, फर्मेंटेड मत लीजिए, फास्टिंग नहीं करिए, थोड़ा स्वीट इनटेक आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने आप को पित्त बैलेंस कर सकते हैं। जब आपको पता चल रहा है कि आप कफ प्रकृति के हैं, तो कफ प्रकृति के हैं तो नींद ज्यादा आएगी, थोड़ा लेजीनेस रहेगा, वेट आपका बढ़ेगा। ब्लॉकेजेस जो होने के चांस होते हैं वो कफ में ज्यादा रहते हैं, मानो कोलेस्ट्रॉल होना या लिम्फ नोड्स होना या कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज जो होती है वो कफ वाले में ज्यादा रहती है। तो उसमें फिर जो डाइट होता है उसमें हम देते हैं कि आप थोड़ा सा वार्म अप करो, एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, या खाने में आप थोड़े स्पाइसेस ले सकते हैं जैसे अजवाइन हो गया, लहसुन हो गया, दैट काइंड ऑफ स्पाइसेस आप लोगे तो काली मिर्च हो गया। तो इस टाइप के कफ मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि यही थ्रॉट वाला कफ,
फुल बॉडी कफ, क्योंकि हमने जो बोला कि कफ के भी 5 टाइप्स हैं। तो कौन सा कफ जाकर आपके कौन से एंजाइम को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी कौन सी धातु से पाचन वहां पे करना बंद कर देता है, तो इसी वजह से वो जानना जरूरी है। और वैसे ही आपको जो वैद्य है वो वहां पे आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे करना क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नाड़ी परीक्षण को लेकर है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि आप अचूक से नाड़ी परीक्षण कराइए, और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। और जब आप करवाएंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि कितना सिंपल है और हम आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इज मर्मा। मर्मा शब्द से ही, मर्म मतलब हम कहते हैं कि इस वाक्य का मर्म क्या था, गूढ़ रहस्य जिसको हम बोलते हैं कि इसका गूढ़ रहस्य क्या था। तो हमारे शरीर में जो मर्म स्थान कहे गए हैं वो 107 कहे गए हैं। अब ये मर्म शब्द आया कहाँ से और इसको किसने समाज को दिया? जो सुश्रुत मुनि थे, जो हमारे आयुर्वेद में जो सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो सुश्रुत जो ऋषि जी थे उन्होंने इस मर्म चिकित्सा का अपने उसमें उल्लेख किया गया है। मर्म चिकित्सा का उल्लेख इसमें क्यों है कि जब सर्जरी करते हैं, ऐसा नहीं था कि तब सर्जरी नहीं होती थी, तब भी तो युद्ध होते थे, तो वहां तब उस समय भी सर्जरी होती थी। तो सर्जरी के वक्त आपको जो मर्म स्थान है उसका ध्यान रखना है, और वहां पे आपको कट नहीं करना है, या आपको उस वहां पे टच नहीं करना है, क्योंकि वहां पर प्राण का स्थान है, प्राण ऊर्जा का वहां पर स्थान है, इसलिए वहां पर उसको टच नहीं करना है। तो उस तक ही वो मर्म जो पॉइंट्स होते थे वहां तक ही वो सीमित थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे लोगों, जो आगे ऋषि मुनि आए, उन्होंने अपना रिसर्च किया, और अब जो जनरेशन आ रही है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे जो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने उसको दूसरी तरीके से देखना शुरू किया कि अगर वहां पे प्राण स्थान है तो उस प्राण स्थान की ऊर्जा को हम ज्यादा अच्छे से अगर काम में ला सकते हैं, तो हम वो चैनल्स को ओपन करके शरीर को और हम स्वस्थता दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी चिकित्सा जब होती है तो पहली होती है कि भाई हमने डाइट फॉलो किया, लाइफस्टाइल फॉलो किया, सेकंड आता है कि आपने दवाइयाँ ली। तो कई लोग होते हैं जो मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, दे डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन। वन किड्स हैं वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, या एजेड हैं कि वो उनको पाउडर चूरन चाटे ये सब पसंद नहीं है, टैबलेट्स कड़वी लग रही हैं। तो हमारे पास ऐसे भी ये पॉइंट्स रहते हैं, मर्मा पॉइंट्स, जहाँ पर हम थोड़ा कंसंट्रेट करके एंड टेक्निकली अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो बहुत ही मेरेकली रिजल्ट्स हमने वहाँ पर देखे हुए हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू टेक मेडिसिन इट वर्क्स लाइक ओनली मेडिसिन। वो मेडिसिन गई वहाँ पर ऑर्गन में गई और अपना काम किया, लेकिन अगर हम मर्म स्थान की प्राण ऊर्जा को जागृत करते हैं, उस चैनल्स की सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और जो वो फ्लो जाता है पूरे बॉडी में, जो एनर्जी फ्लो होती है वो मिरेकली रिजल्ट्स वहां पर देती है। कुछ मर्म पॉइंट्स हैं कि जैसे हमें ज्यादातर 40 to 50% पॉइंट्स हैं जो हमारे हेड रीजन में है। इसीलिए शायद गवर्नमेंट बोलती है कि हेलमेट पहनना चाहिए, हमें भी पता है कि हेलमेट पहनना चाहिए। पुराने जमाने में देखें तो भी दे बाउंड टर्बन ना, पगड़ी पहनते थे। लोग बाहर जाते थे धूप से बचने के लिए पगड़ी पहनते थे, या पंजाबी सिख लोग देखते हैं तो वो भी टर्बन बांधते हैं कि उनको हेड को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इवन दो फीमेल्स वो भी घूंघट वगैरह रखती थी कि भाई उनको वहां पे प्रोटेक्शन मिले, कि इमिडिएटली वहां पे कुछ भी उनको आघात नहीं हो, जर्क नहीं हो, इंजरी नहीं हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मर्मा पॉइंट्स 40 to 50% है वो हमारे हेड रीजन में है। हमारे दोनों हाथों में है, वैसे ही हमारे दोनों पैर में भी है, लेग्स
पूरा हमारा लोअर लिम्फ एंड अपर लिम्फ, शोल्डर्स एंड हमारा बॉडी। तो 107 पॉइंट्स आर देयर। मर्मा पॉइंट्स में भी 3 कैटेगरी होती है। एक पॉइंट्स, एक तरीके के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम आग्नेय पॉइंट्स बोलते हैं कि हमें उसको टच भी नहीं करना है। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी डेलिकेट। सेकंड पॉइंट है कि जिसको हम कभी भी टच करें ज़्यादा कोई वो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज मॉडरेट, कि जिसको आपको हल्के से आप कर सकते हो या थोड़ा प्रेशर भी देंगे तो भी चलेगा। तो 3 टाइप्स ऑफ मर्मा पॉइंट्स आर देयर, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय, वायव्य एंड आग्नेय वायव्य का मिक्सचर वहां पर होता है। सो मर्मा पॉइंट के बारे में और मैं बताऊं तो जब हम मर्मा चिकित्सा देते हैं तो 2-3 तरीके की होती है। एक होता है लोकलाइज्ड, कि मानो हेडेक हो रहा है या वो हो रहा है तो उसके जो हम मर्मा पॉइंट्स होते हैं उसको हम टारगेट करके इमीडिएट वहाँ पे काम करके हम उस पेन को रिलीज कर सकते हैं। एक होता है फुल बॉडी। फुल बॉडी मर्मा में भी बहुत सारे, जब ऊपर से लेके मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है मर्मा देना, वो अप टू टो। तो फुल बॉडी मर्मा पॉइंट्स भी हम देते हैं, क्योंकि कहाँ पर कौन सा चैनल ब्लॉक है वो पूरे चैनल्स वहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जब हम मर्म चिकित्सा देते हैं लोगों को, और जो लोग आकर हमें बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो लोग बताते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ वाव, एकदम से हमें तो मेडिटेशन में हम चले गए थे, हमें इतना पीसफुल लग रहा है, हमें इतना शांति लग रहा है। जब सेकंड सेशन में आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो विल पावर हमारा बूस्टअप हो गया है। तो मर्मा से ये सब चैनल्स ओपन होने से ये सब चीज़ें तो वहाँ पे मिलती हैं। फिजिकल हेल्थ भी हमारी वहाँ पे अच्छी होती है। अब डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं लेकिन उसको मैनेज तो आराम से कर सकते हैं, कि आपकी पिल्स जो है उसको आप थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, किडनी इश्यूज हैं, इवन तो लीवर इश्यूज हैं, वेट लॉस आप मर्मा पॉइंट से कर सकते हैं। एंड इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप खुद ले सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो टू डॉक्टर और वॉट, लेकिन आपको पर्टिकुलरली आइडिया होना चाहिए, यू हैव टू बी नॉलेजेबल फॉर दिस, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है और उसको कैसे वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है। अब मानो ऋषि मुनि जो होते थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया है मर्मा का, इट्स इंडिविजुअल, हर बंदे का खुद का अंगुली का प्रमाण है, फिंगर्स। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, तो आप अपने आप को खुद ऑब्जर्व कीजिएगा एंड यू रियलाइज कि आप खुद का साइज इंडिविजुअल आप मेजर कीजिएगा। इट्स 84 अंगुल, इसको हम 1 अंगुल बोलते हैं, 2, 3 एंड 4। जब आप खुद का साइज आप मेजर करोगे ना, आप आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो इट्स 84 अंगुल, हर बंदे का खुद का 84 अंगुल होता है। तो ये जो मर्मा पॉइंट होते हैं वो इंडिविजुअली हर व्यक्ति के खुद की साइज के हिसाब से वो पॉइंट उनको वहां पर मिलते हैं। तो मैं कुछ चीजें हैं मर्मा पॉइंट जो आपको डिस्क्राइब करती हूँ, बहुत इजी है। कि जैसे आजकल लोगों को हो रहा है कि मानसिक संतुलन नहीं रहता है, डिप्रेशन आ जा रहा है, and we get anger and fighting with each other, or memory loss is there. So we can come out from that. It's a very simple trick and very simple points, कि एक तो हो गया ये भ्रिकुटी के बीच में, मिडल ऑफ द आई, यू कैन विजुअलाइज ना। तो इस पॉइंट पे आपने देखा होगा कि जब बच्चे हैं वो एग्जाम देने जाते हैं, या अगर हम भी छोटे थे एंड अगर हमने एग्जाम देने गए और हमें नहीं याद आ रहा है तो हम ऐसे 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 करते हैं। देखा है ना, कई बार हमने खुद भी ऐसे ऐसे कभी किया हुआ कि अरे यार नहीं याद आ रहा है मुझे। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉइंट, इट्स अ मेमोरी पॉइंट। तो मेमोरी कब वीक होती है,
तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम मसाज करते हैं वेरी सिंपली, हमें अच्छा लगता है, वी डू मसाज हियर, so you can do like this for memory, concentration, migraine. Okay. Second point is here. आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब हम रूटीन में भी अगर यहाँ मसाज करते हैं तो हमें बहुत रिलैक्सेशन लगता है, अच्छा लगता है। अगर आंख बंद करके करोगे ना तो यू फील वेरी गुड, वेरी रिलैक्सेशन। आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि जब आप यहाँ पर मसाज करते हैं ना, तो अभी आप अगर कर रहे हो, ट्राई करो, देखो, आपको पता चलेगा आपकी लंबर एरिया, बैक में, हिप के आसपास हल्का सा आपको वाइब्रेशन सा लगता है, यू कैन फील वाइब्रेशन एट दैट। साइटिक पेन जो होता है, साइटिक पेन जो हमारा हिप से लेके पूरे पैर में, वो एक जो साइटिक नर्व होती है वो जाती है, और उसका अगर कॉम्प्रेशन होता है तो वो पेन होता है। यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे अच्छा तो हमें लग रहा है, लेकिन हम यहाँ के नर्वस सिस्टम से उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ यहाँ ऐसे 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 आप करेंगे ना, जस्ट 8, ड्रॉ 8, सिंपल। तो इससे आपके नर्वस सिस्टम अच्छी रहती है। इवन दो, यहाँ से समझो कि ये हमारा आई एंड ईयर, ये दोनों का जंक्शन है। दिस इज द जंक्शन बिटवीन आई एंड ईयर। सो द एफिशिएंसी ऑफ ईयर, एफिशिएंसी और आईज, ये दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं। जिसको आजकल सीजन चल रहा है, इट्स अ रेनी सीजन, सो मोस्ट ऑफ हैव कफिंग, साइनस, समटाइम्स यहाँ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड शुंगाटक मर्मा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल मर्मा, so you can do massage like this on this point. जब आप ये करते हैं ना, तो आपका जो कुछ भी साइनस का ब्लॉकेजेस है, यू फील पेन हियर एंड हैवीनेस हियर बिकॉज ऑफ द कफ, तो इट विल कम आउट। वो आपका पूरा वहां से नोसिल से निकल के वो कफ वहां से निकल जाएगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस जेंटली फॉर 3 minutes daily, twice a day for this. It will not happen in 1 or 2 days. You have to practice it daily. Okay. Next is behind the ear. Behind the ear. Okay. It helps to, it's increase the hearing ability. Sometimes जैसे एज बढ़ती है तो कान में कभी कभी किसी को बहुत नॉइज आ रहा है, आवाज आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। एंड यू नो द ईयर्स वन फंक्शन इज दैट, जो पूरे बॉडी को बैलेंस करने का काम होता है, स्टेबलाइजेशन, दैट डिपेंड्स ऑन और योर ईयर। जब भी कभी जिसको चक्कर आ रहा है या डिजीनेस लग रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ईयर फंक्शन। सो जब आप ये करते हैं तो इट बैलेंस योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली बोथ। एंड हियर व्हेन दिस कर्व एंड, you can do massage here also, दिस पॉइंट। ये भी हमारा सर्दी कफ उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। एंड यू नो व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज फॉर एंगर। So anyone gets angry on and off. So this is for anger. So you can do. जब छोटे बच्चे हैं घर में, ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हम ऐसे 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 जो उनको करते हैं तो हंसी आ जाती है ना। सो दिस इज द पॉइंट फॉर एंगर। एंड वन सिंपल point but very powerful is, you have to just put your fingers here, forefinger,
and then forefinger, this point. यहाँ पे जो हमारे 3 बोन्स है, जब पता है कि हमारे घर में कोई नया छोटा बच्चा आता है तो उसको हम यहाँ पे हल्का सा ऑयल रख के ऐसे 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 करते हैं कि भाई यहाँ पे उसके जो बोन्स है दैट शुड बी जॉइंट परफेक्टली एंड फास्ट। वी नो कि यहाँ बहुत वीकनेस रहती है उनको ना। सो हियर इज द पॉइंट वेयर 3 बोन्स आर कनेक्टेड, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज पर योग शास्त्र यू नो कि यहाँ से जो स्ट्रेट वर्टिकल जा रहा है एंड फ्रॉम हियर जो वहां पे मिलता है वो बिंदु, इट्स वहां पे जो स्टेबलाइज है, इट्स अ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज स्थान ऑफ चेतना, जो हमारी चेतना का स्थान है, हमारे हैप्पीनेस का स्थान है, हमारी क्रिएटिविटी का जो स्थान है, वो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो व्हेन यू डू दिस ना, योर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड, स्टिमुलेटेड। सो देखिए आपका कितना हैप्पीनेस रहता है, आपका दिन कैसे जाता है। एंड दिस वन, यू हैव टू जस्ट टच योर फिंगर, ठीक है। You just breathe in. While breathe in, you have to just do like this and breathe out. Relax, relax, like this. ये बहुत छोटे छोटे मर्मा पॉइंट्स हैं जो आप डेली रूटीन में इसका प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ट्वाइस अ डे, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन लगेगा। योर ब्लड सर्कुलेशन, योर ऑक्सीजन लेवल विल बी ग्रो अप। For blood pressure, I can give you some points. For blood pressure, this one, heart is our left side, so we use left side, left hand. This is my left side. So we do like this. Okay. So the second finger, जहाँ पर सेकंड फिंगर मिल रहा है मेरा, वहां पर मैंने दूसरे हाथ का थंब रखा, this point. Okay. And this is 1 2 3 4 5. That's it. This is for blood pressure. If your blood pressure get high, मानो 140 या 150 चला गया है और आपको डॉक्टर के पास जाने में टाइम है, या तो आप इमिडिएटली आप ये कर सकते हो खुद अपने हाथ से। इट्स कैन डाउन बाय 5 to 10 points immediately within 5 to 10 minutes. Very gentle pressure. Okay. So marma points are very effectively, powerfully and delicate both. So you have to take care for that also. Just like कि ये हमारा जो प्राचीन पुराना शास्त्र है उसका अगर हम एग्जांपल दें, जस्ट लाइक कि पहले जमाने में युद्ध होते थे, तो युद्ध जब होते थे तो सामने वाले जो सेना है उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, हमें सिर्फ घायल करना है या उनको मारना है, उस हिसाब से वहां पर बाण चलाया जाता था। आई एम सरप्राइज ना कि सामने वाले को अगर मारना है तो टारगेटेड पॉइंट इज मरमा, ऑन द स्पॉट डेथ। एंड अगर सिर्फ घायल करना है तो मरमा पॉइंट्स पे वो टारगेट नहीं करते थे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अर्जुन इज अ श्रेष्ठ धनुर्धर, अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई था ही नहीं। बट ऑपोजिट साइड जब भीष्म पितामह के साथ युद्ध का क्षण आया तो भीष्म पितामह का वरदान था, उनके पास वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो इच्छा मृत्यु का जो वरदान है उसका भी सम्मान रखना है अर्जुन को, उसका भी रिस्पेक्ट रखना है। तो अर्जुन ने जितने भी बाण लगाए एक भी मर्मा स्थान पर नहीं लगाया, और उन्होंने पूरी बाण शैया तैयार की भीष्म पितामह के लिए। तो दिस इज द अवर एंशियंट साइन, बहुत प्राचीन हमारी परंपरा है, बस उसको किसी न किसी अलग फॉर्म में हमने लाके उसको एक्टिवली किया है। और मर्म स्थान को जानो, आप कहीं भी आपको मिलता है आप उसका मटेरियल लीजिए, पढ़िए या मर्म चिकित्सा करवाइए। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत
बहुत छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन इट्स गिव्स यू वेरी एनर्जाइज्ड फॉर्म। आपका पूरा एनर्जी चैनल्स वहाँ पे ओपन हो जाता है। Sometimes people are taking too much medicines. They are taking psychiatric treatments and they are taking too much of medicine. They want to come out from this therapy. Only Marma therapy is working there. No even medicines if we are giving them, because they are not ready to take another medicine. Because already हम तो इतना दवाइयाँ ले रहे हैं डॉक्टर, हमको और दवाई नहीं चाहिए। लेकिन मर्मा थेरेपी से वो जो चैनल्स उनका एक्टिव हो जाता है और वो उनका पूरा ओपन हो जाता है सिस्टम, तो दे गेट रिलैक्स्ड फ्रॉम मेंटली एंड फिजिकली बोथ। मर्मा हैज दैट मच इफेक्टिव पावर and it's a powerful and delicate both. Sometimes we know कि हमने सुना कि कोई fall down and immediately he passed away, तो समझो कि उसका टारगेटेड पॉइंट था, वो कोई ऐसी जगह का मर्म पॉइंट था कि इमिडिएटली वहां पे उसको आघात हुआ एंड ही पास्ड अवे। एंड ऑपोजिट साइड कहीं देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, 16 फ्रैक्चर हुए और 4 महीने बाद वो बंदा घूम रहा है। इट मीन्स टारगेटेड पॉइंट अगर मर्मा नहीं है तो बंदा अलाइव कर सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मर्मा पॉइंट्स। तो हमारे रूटीन लाइफ में भी हमें ये मर्मा पॉइंट्स को जानना चाहिए, देखना चाहिए। एंड मर्मा पॉइंट की एक खास बात क्या है पता है, कि जब ऋषि मुनियों को आइडिया नहीं होगा कि हम लोगों तक उसको कैसे पहुंचाए, तो उन्होंने इसको योगा के साथ जोड़ दिया है। यहाँ लोग हैं बहुत सारे कि जो योगा कर रहे होंगे, रेगुलरली योगा कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो दे आर ऑलरेडी स्टिम्युलेटिंग देयर मर्मा पॉइंट्स। जो भी हमारे योगा पोस्चर्स हैं, ईच एंड एवरी योगा पोस्चर्स में हमारा जहाँ पे जो भी टच करता है, हमारा नी कहीं पे बैंड हो रहा है, कहीं पे टच कर रहा है, मानो हम सिंपली वज्रासन कर रहे हैं। वज्रासन में हमारा जो एड़ी का हिस्सा है वो जहां पर टच करता है हिप्स को, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मर्मा पॉइंट, वेरी पावरफुल। कि जो आपका नर्वाई सिस्टम प्रॉपर रखता है, साइटिक पेन से आपको बाहर लेके आता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर करता है, इवन तो कॉन्फिडेंस, योर मूलाधार चक्र, उसको भी वो बैलेंस करता है। जब आप गोमुखासन करते हैं तो जहाँ पे आपका ये जो क्रॉस होता है, वहां पे भी जो बोन्स जाता है, वह अंश मर्म हम उसको बोलते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट होता है, तो आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है और हार्ट कैपेसिटी आपका बढ़ता है, आपका ऑक्सीजन फ्लो वहां पे बढ़ता है। तो हर हर योगा पोस्चर में आप देखते हैं, हम देखते हैं कि मर्मा पॉइंट्स आर इन्वॉल्व। ईच एंड एवरी योगा पोस्चर आप ऐसे भी करते हैं तो यहाँ पर भी एक मर्म है जो एक्टिव होता है। इट्स कनेक्टेड टू नो, इट्स कनेक्टेड टू इमोशंस, इट्स कॉल्ड विशुद्धि चक्र। इवन जो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं ना, तो नाड़ी परीक्षण में भी हम चक्रास भी देखते हैं। आई थिंक आई मिस दैट टॉपिक, कि चलो इसके बहाने मुझे याद आ गया कि नाड़ी परीक्षण में हम 7 चक्रास में से कौन सा चक्र ब्लॉक है या किस चक्र की एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, वो भी हम नाड़ी परीक्षण से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड विशुद्धि चक्र and it's marma 2, marma point 2, so it's related to your emotions। तो बहुत सारे मर्मा पॉइंट्स है जो हम रूटीन में एक्टिवली करते हैं। जैसे पुराने जमाने में होता था, जो लेडीज थी वो चक्की चलाती थी या घर में झाड़ू पोछा करती थी या बैंड होके करती थी कुछ चीजें, तो इन सब एक्टिविटी में हमारे मर्मा पॉइंट्स वहां पर स्टिमुलेट होते थे। बच्चों को देखो आप, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, उल्टा लेट रहे हैं, सीधा लेट रहे हैं, मतलब वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। तो नेचुरल फॉर्म में दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कि वो मर्मा पॉइंट्स अपने आप वो एक्टिव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी एंड हेल्थी। सो दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन कि जो मैंने आपको मुझे देना था, मैंने आपको दिया। हो सकता है कुछ मिस भी हो गया, अभी जो मुझे याद आ रहा था मैंने आपसे शेयर किया। एंड यू कैन नो, आपको ये दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू अवेयर यू, जस्ट इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन।
डीप जाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इंडिविजुअली, कि हम इंडिविजुअली डीप थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन, यू शुड बी अवेयर, दिस इज अवर साइंस, इट्स अवर इंडियन कल्चर, इंडियन साइंस है, जिसको हमें आगे लेके जाना है कि जो कहीं लुप्त नहीं हो जाए। फिर हो जाएगा पता चला कि नाड़ी परीक्षण का पेटेंट कहीं और बाहर से आके हमारे कंट्री में आके किसी ने पेटेंट बना दिया कि नाड़ी परीक्षण इज अवर अथॉरिटी, तो वो नहीं होना चाहिए। That's why Mauli ji is here and she is taking much initiative. मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर जितने भी लोगों तक ये जो जब सब चीजें पहुंचाई है, उन्होंने जो बहुत ही अच्छी कोशिश करी है, बहुत ही सराहनीय कोशिश है। एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन हर। जब उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसा है और ये है और आप हमें कुछ जानकारी देंगे, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि चलो मुझे एक मौका मिल रहा है कि हम ये सब चीजें जितने भी लोगों तक हो सकता है हम पहुंचाएं। सो थैंक यू मौली। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। और आपने जो बताया अभी कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेवल पे इंट्रोडक्शन है, वो तो हम समझ ही सकते हैं कि इतने सालों के अभ्यास के बाद आप इतने डेप्थ में एनालिसिस कर पाते हैं। पर आज आपने अपने खुले मन और हृदय से ना सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर किया, पर इसके साथ साथ आपने काफी सारे टिप्स भी दिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कुछ सवाल भेजे हुए हैं। इफ यू हैव सम टाइम वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। सो ये पूछा है किसी ने कि व्हेन यू चेक द नाड़ीज, is it a particular artery that you study? Is it similar to allopathy or is it different? ना इट्स जो हम नाड़ी जब देखते हैं ना, तो नाड़ी के बहुत सारे स्थान आयुर्वेद में बताए गए हैं। हाँ। ये एक स्थान है जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, उसको जस्ट हम होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला वाता पित्ता एंड कफ, ये 3 हम फिंगर्स वहां पर लेकर कर रहे हैं। लेकिन रेडियल आर्टरी होता है, फीमोरल आर्टरी होता है, इवन यू कैन फाइंड आउट हियर आल्सो, यू कैन फाइंड आउट हियर आल्सो। तो बहुत सारे प्लेसेस हैं आयुर्वेदा में बताए गए हैं कि जहां पर हम नाड़ी चेक कर सकते हैं। मानो किसी का हाथ ही नहीं है तो अब क्या करोगे, कैसे नाड़ी चेक करोगे? मानो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ ही नहीं है, कट हो गया या बाय बर्थ नहीं है, तो और भी काफी सारी जगह हैं जहां पर हम नाड़ी चेक कर सकते हैं। बट दिस इज द वेरी इजीली अवेलेबल, कि जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसको देखते हैं और इजीली कि हम उसके हाथ में ये चेक कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इजीली अवेलेबल प्लेस। तो दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग नाड़ी एट रेडियल आर्टरी, इट्स कॉल्ड रेडियल आर्टरी। ओके, थैंक यू। एक और सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्यूशन इन नाड़ी परीक्षण? थोड़ा गहरा सवाल है। यस, इंट्यूशन लेवल देखिए समझिए, इंट्यूशन मतलब क्या है कि जब कोई भी साधना करते हैं या जब आप कोई इसी फेज में है, जब मेडिटेशन करते हैं, तो आप खुद की गहराई में जाते हैं। तो जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो नाड़ी परीक्षण में क्या पद्धति होती है कि उस व्यक्ति के शरीर में हम पूरा प्रवेश करते हैं। इंट्यूशन लेवल वहां पर हमारा काम में आता है कि हम वह व्यक्ति के पूरे शरीर में हम घूमते हैं कि उसका लीवर कैसा है, उसका आर्टरी सिस्टम कैसा है, उसका वेन में कहीं ब्लॉकेजेस है कि नहीं, उसको पेन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इंट्यूशन लेवल का रोल वहां पर है, बहुत ही ज्यादा है। एक्सपीरियंस इज देयर आल्सो, एक्सपीरियंस एक अलग चैप्टर है वहां पर, ये एक्सपीरियंस भी वहां पर होता है। इंट्यूशन का रोल भी वहां पर बहुत ही ज्यादा है। इट ओनली डेवलप्स बाय साधना,
और मेडिटेशन, पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑब्वियसली ब्लेसिंग ऑफ हमारे गुरुजी जो होते हैं उनके ब्लेसिंग्स होते हैं, हमारे एल्डर्स के ब्लेसिंग्स होते हैं, इवन दो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जो ठीक होके जाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, तो उन सबके ब्लेसिंग से हमारे पास उतना इंट्यूशन हो जाता है कि हम वहां पर उनको गाइड कर सकते हैं। तो इंट्यूशन लेवल इज वेरी एसेंशियल फॉर नाड़ी परीक्षण, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं, लेबल लगाया हुआ है, बोर्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन कई कई लोग इवन आते हैं, जब मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इस नाड़ी वैद्य के पास हम गए थे और उन्होंने तो कुछ ऐसा बताया, आपने पूरा ऐसे ऐसे अलग बताया एंड लेकिन हमें ये बात यहाँ पर सही लग रही है। सो इन दैट वे दैट डॉक्टर इज नॉट रॉन्ग, वो अपनी तरह के से गलत नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि गुजराती में क्या, पुस्तक क्यों कीड़ो, मतलब आप जो पढ़ते हो और अपना ही रटते हो और वैसे ही अप्लाई करते हो, वो एक हो जाती है कि आपने बुक से पढ़ा और आपने वहां पे अप्लाई किया, वो 100% करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, but when it's connected with intuition level, there is the much chances to be more correction, so that's why it's very important. I think you touched upon a very important point here. ग्रेस या गुरुमंडल का आशीर्वाद, Blessings. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद हमारा नया जनरेशन थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन समझ जाएंगे धीरे धीरे, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एक बेसिक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ डू आई नो मेरी प्रकृति क्या है? हाँ, प्रकृति के लिए देखो, एक तो नाड़ी परीक्षण आप करवाएंगे, मैं 2-4 टिप्स दे सकती हूँ यहाँ पे, जनरलाइज टिप्स हैं, 100% नहीं बोल सकते, बट 70-80% यू कैन रिलेट विद दैट। उसके लिए हम डिफरेंशियल जाएं, वाता, पित्ता एंड कफ फॉर 3। एक सिंपल है कि आपके सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं पे हैं और आपके सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, एंड if you started observing, everyone's eye blinking time is not same, है ना, ये जो हम आई ब्लिंकिंग करते हैं, इट्स नॉट सेम टाइम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। सो हम उससे क्या जान सकते हैं, जिसका वायु ज्यादा है वो चंचल है, हवा एक जगह रुकती नहीं है, तो वो चंचल है, तो उसका आई ब्लिंकिंग फास्ट होगा। जिस जो कफ है, कफ वाले स्टेबिलिटी होते हैं, कफ मतलब स्टिकी है, स्टेबलाइज्ड है, तो कफ वाले हैं वो ज्यादा समय तक स्टे कर सकते हैं, उनको आई ब्लिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनका मॉइस्चर वहां पे बहुत अच्छा रहता है। तो जो नैन लड़ैया की जो फाइट होती है ना, तो ये आई जो उसमें कौन विनर होता है, कफ वाला, ऑब्वियसली, बिकॉज वात वाला ब्लिंकिंग ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका मॉइस्चर लेवल वहां पे कम है। वाता व्हाट डूज कि वो ड्राइनेस डेवलप करता है, तो वो ब्लिंकिंग उसका फास्ट होता है। एंड द थर्ड इज पित्ता। इफ वी गो फॉर पित्ता, पित्ता इज जस्ट लाइक कि जिसकी आंखें थोड़ी रेड होती हैं, पित्ता वाले फायर वाले होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं और उनको एक्टिव बहुत होते हैं, फास्ट होते हैं, तो उनका आईज थोड़ा एक्टिव होगा, पित्त वाला होगा। जो कफ वाले होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, आराम से काम करने वाले होते हैं, उनकी आईज भी एकदम शांत होती है, उनसे मिलना, बात करना, हाँ ठीक है, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल कि आप लोगों को भी जज कर सकते हैं कि ये वाला प्रकृति वाला है, खुद को भी जज कर सकते हैं। खुद को जज करने के लिए 2-3 टिप्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका थिन स्ट्रक्चर है, आप खाते हैं, घर में 4 लोग हैं, सेम आपका फूड इनटेक है, लेकिन आपका थिन स्ट्रक्चर है, इट कुड बी वाता। आपका हेयर फॉल ज्यादा है या हेयर लॉस ज्यादा है या बाल्डनेस है, इट कुड बी वाता। योर स्किन बिकम्स ड्राई, इट कुड बी वाता। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है या ज्यादा सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपका डिसीजन नहीं ले पा रहे, इट कुड बी वाता। नाउ वी कम टू द पित्ता। पित्ता वाले हैं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं, थॉट प्रोसेस उनका फास्ट होता है, एग्रीवेशन होता है,
गुस्सा उनको बार बार आ जाता है, दे कांट टॉलरेट हंग्रीनेस, उनको भूख लगेगी तो वो रुक नहीं सकते हैं, वो कुछ ना कुछ उनको ढूंढना है और खाना है, अदरवाइज उनको हेडेक हो जाना या एसिडिटी हो जाना, ये उनका कॉमनली पित्त वालों का ही स्वभाव रहता है। पित्त वालों का स्किन होता है वो येलोइश और ब्राउनिश या गोरे जो लोग होते हैं पित्त वाले ज्यादा रहते हैं। वाता वाले होते हैं उनका स्किन कलर हल्का सा डार्क, स्लाइट सा डार्क रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या इफ दे कन्वर्ट इन वाता विकृति, मानो कोई पित्त प्रकृति का है वाता में कन्वर्ट हुआ तो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन वहां पे डार्क होना शुरू हो जाएगा। समटाइम्स यू नो कि फेस पे वो फ्रैकल्स आ रहे हैं, डार्कनेस आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वाता इंक्रीज। कफ, कफ जो प्रकृति होती है वो कफ वाले शांत होते हैं, थोड़े से हल्के से ओवर समझो कि ओबेज नहीं बोल सकते बट हेल्दी, नॉर्मल स्ट्रक्चर उनका हेल्दी होता है, थोड़े से ज्यादा ओवरवेट हल्का सा हो सकते हैं, कहीं भी बोलो वो सो सकते हैं, उनको कहीं भी नींद आ सकती है, बट वेरी फर्म डिसीजन मेकर। यू कांट, कफ वाले को आप अपने डिसीजन से हिला नहीं सकते हो, जिद्दी हो सकते हैं, मतलब फर्म है कि वो उनको ये डिसीजन लिया तो दे विल फॉलो। पित्ता वाले ऑल्सो फॉलो द डिसीजन, लेकिन कफ वाले ज्यादा अच्छे से डिसीजन को फॉलो करते हैं। डोमिनेटिंग ऑल्सो, कफ इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, दे कांट फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं अपने नेचर में, उनको ये अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। इवन तो कफा वाला वो फास्टिंग अच्छे से रख सकता है, इट मीन्स कि मानो किसी वजह से उनको ट्रैवलिंग है कुछ है तो आराम से वो भूखे रह सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वात पित्ता एंड कफा। तो इसमें से आपको क्या रिलेट कर रहा है वो आप अपने आप से जान सकते हैं, और अदरवाइज बहुत सारी क्वेश्चनरी भी आपको नेट पे मिल जाती है वाता पित्ता कफा के लिए, एंड यू कैन गो टू डॉक्टर वैद्य ऑल्सो कि जो आपको चेक करके बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो जन्म से हमारा प्रकृति है तो क्या वो एज के साथ बदलता है या आजीवन वही रहता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, मैंने शायद ये लेना रह गई थी, एंड जिसने भी पूछा है ओके सी, आयुर्वेदा में हर चीज को कैटेगरी में बांटा गया है, तो जो वायु पित्त कफ है उसको भी कैटेगरी में बांटा गया है। जो बच्चे होते हैं किड्स, दे आर प्रोडोमिनेंट टू कफा। देखिए सर्दी खांसी होना ये बच्चों को बहुत आम बात होती है, तो जो बच्चे होते हैं उसका प्रीडोमिनेंसी कफ का रहता ही है। एज इट इज जो यंग एज होता है, मानो कि 18 प्लस या 12 15 प्लस से ज्यादा लेके 40 45 तक का जो एज है, 50 तक का, दे आर कॉल्ड यंग एज, वो पित्ता वाले होते हैं। दैट्स वाई उनको कुछ भी खिला दो डाइजेस्ट हो जाएगा, एक्टिव रहते हैं, उनको एम्बिशियस होते हैं, दे आर एवरी फोकस्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, उनको आगे बढ़ना है, कैरियर, तो दैट इज द एज वेयर पित्ता इज प्रीडोमिनेंट। एंड जो लास्ट एज होता है 50s के बाद का जो है वो वाता प्रीडोमिनेंट है, कि वाता में उनको पेन होना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाना, रिंकल्स हो जाना, बार्डनेस हो जाना, इस तरीके का जो है वो नेचर के हिसाब से देते, एज के हिसाब से। तो कफा पित्ता एंड वायु ये बेसिक नेचर एज के हिसाब से रहता है। सेकंड इज होता है कि सीजन, सीजन में भी प्रीडोमिनेट नेचर रहता है, उसके हिसाब से भी हम नाड़ी चेक करते हैं, तब ये सब चीजें ध्यान रखते हैं। फिर रहता है कि आप ऋतु, ये ऋतु हमारा आ गया, काल जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है कि 6 to 10 जो मॉर्निंग आवर रहता है दैट इज कफा काल, एंड 10 to 12 का इट्स पित्त काल, एंड 2 to 6 अगेन इज अ वायु काल। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को वायु पित्त कफ में डाइवर्ट, वो तो डिवीजन किया गया है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन इट्स अ वेरी अगेन डीप स्टडी नीडेड फॉर दिस। हाँ, जैसे जैसे आप ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं वैसे
हमारे लाइफ में जो जो लोग हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, कौन किस हाँ। प्रकृति में है वो थोड़ा ध्यान आ रहा है। तो एक और सवाल ये है कि हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इतने लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये कैसे तय करें कि कितना पानी पीना चाहिए? इट्स अगेन ऑन प्रकृति एंड विकृति। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब प्यास लगे तब पानी पिए। तो जब बॉडी रिक्वायरमेंट होती है तो इट डिमांड्स। लेकिन अगर हम वायु पित्त कफ के बारे में अगर हम अलग अलग बात करें तो जो वायु वाले प्रकृति वाले होते हैं उनके सेल्स ड्राई होते हैं, तो दे नीड मोर मॉइस्चर एंड मोर वाटर। सो ऑब्वियसली वो जाने अनजाने पानी ज्यादा ही पीते हैं या अपने साथ बॉटल लेके घूम ही रहे होते हैं, शायद वो 7 से 8 या 10 लीटर पानी भी पीते हैं। बट व्हाट हैपेंस कि वो ड्राइनेस वो वाटर से ओवरकम नहीं होती है। सो दे हैव टू मैनेज विथ मॉइस्चर। they need more moisture. If they start taking moisture just like ghee or coconut water or buttermilk or milk like, जब घी इंटेक उनका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उनका वाटर इंटेक वहां पर मैनेज हो जाएगा। सेकंड वी कम टू द पित्ता प्रकृति। पित्ता इज अगेन फायर, सो दे ऑल्सो वांट्स मोर वाटर। लेकिन पानी से क्या होता है, जैसे मानो एक कहीं पे हवन चल रहा है, अगर हम हवन कर रहे हैं और वहां पे अगर हमने पानी डाला तो वो बुझ जाएगी। तो जो पित्ता वाले होते हैं, जो उनका फायर एलिमेंट है, अगर वो ज्यादा पानी पिएंगे तो बुझ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, जब कुछ समय कुछ साल अगर ऐसे चलता रहता है तो उनका डाइजेस्टिव फायर वहां पर वीक हो जाता है। अगेन आई एम कम टू द पॉइंट कि जब हम हवन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं कि स्वाहा स्वाहा करके हम थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं। तो अगेन पित्ता हैव टू बैलेंस्ड विथ फूड। उनको हर 3-4 घंटे में कुछ स्वीट लेना चाहिए। स्वीट ड्राई फ्रूट्स दे कैन कंज्यूम और दे कैन कंज्यूम स्वीट फ्रूट्स। अगर वेट पुट ऑन होने का लग रहा है तो एग्जैक्टली स्वीट नहीं लेके दे कैन शिफ्ट टू लाइक दिस। एंड द थर्ड इज कफा। कफा वालों को प्यास नहीं लगती है, मतलब उनका बॉडी ऑलरेडी फैट वाला है, उनका मॉइस्चर लेवल ज्यादा है, तो उनको प्यास नहीं लगती है, तो वो कम पानी पीते हैं। तो उनको भी पानी पीना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द एसेंशियल रोल ऑफ वाटर, ये भी हमें जानना जरूरी है कि पानी का रिक्वायरमेंट शरीर के अंदर क्या है। फर्स्ट इज वाटर इज ऑलरेडी न्यूट्रेटिव। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें एनर्जी, हम कुछ भी ऐसा वीकनेस लग रहा है, थकान लगता है, पानी पी लिया, ओ आई गेट एनर्जी। तो ऑलरेडी उसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन होते हैं। ये अलग टॉपिक है कि आप आरओ का पानी पी रहे हो तो ये न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, घड़े का पी रहे हो तो ये न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो चैप्टर एक अलग है। लेकिन इट्स अ सेल्फ न्यूट्रेटिव प्रोडक्ट। सेकंड थिंग, वाटर इज एसेंशियल टू सर्क्यूलेट द न्यूट्रिशन। जो भी आपने फूड लिया वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वहां से उसको पूरे बॉडी में एसेंशियल सेल्स को, जहां पे जो चीज के रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी सप्लाइड, एंड दैट पार्ट इज, वहां पे रोल आता है वाटर का। अगर एसेंशियल वाटर बॉडी में नहीं होगा तो आपका वहां पर सर्कुलेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा। सो एक रेशियो है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। Just like if someone's body weight is 60 kg, okay, so you have to what to do, 60 divided by 10, it means you get answer 6, 6 minus 2, and you get answer 4. So if someone has 60 kg weight, it that person can take 4 liter of liquid part, not only water, everything, tea, coffee, juices or buttermilk or milk or any kind of liquid part. तो 4 लीटर से अगर वो ज्यादा पानी पीते हैं तो दैट पर्सन्स किडनी इफेक्ट्स, किडनी पर लोड ज्यादा बढ़ता है। सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। ये आप फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कीजिए, किसी भी जो भी आपका वेट है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट अगेंस्ट डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वात, पित्ता एंड कफ।
एंड द सिंपल एज, दो चीज आप नोट कीजिए, मैं से कि प्यास लगे तब आप पानी अवश्य पीजिए। और एक दूसरा आसान रास्ता है, जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं, यूरिन पास होता है, उस टाइम आप कलर नोट कीजिए। मे बी आपको सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि यूरिन का कलर येलोइश हो रहा है, डार्क येलो, लाइट येलो है, immediately you drink water. Your body needs to be hydrated. So these are the two signs. साइंस की जो बॉडी हमें दे रही है, just follow it and be healthy. सही है. Okay, I think one or two last questions we will take before we wind up the session. Any particular point, Marma point, you recommend for anxiety in today's stressful lifestyle? Anxiety, na, that's I already shown in this point. First is this, second is this, and third is this one. These 3 points are there. It overcome your anxiety, give you good confidence and willpower too. So you can take proper decisions also. And even all the glands function, pituitary, thymus, pineal gland functions are also stimulated. So your overall body functions will be good for this. Thank you. अच्छा, अच्छा, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, आपके इंट्रोडक्शन में आई हैड मेंशन्ड दैट यू मेक आयुर्वेदिक कुंडली, सो व्हाट इज दैट? It's a secret actually. Ayurveda Kundali, it means जब बच्चे का जन्म होता है हमारे घर में, फैमिली में, तो उसके कुछ समय बाद हम क्या करते हैं कि कुंडली बनवाते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में है। तो कुंडली बनवाते हैं और हम देखते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसको किस कैरियर में जाना है, या क्या ग्रह नक्षत्र वगैरह डिस्टर्ब है, तो हम वो कुंडली बनवाते हैं। तो कुंडली वर्ड यहाँ पर इसलिए आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था कि लाइक वाइज हम यहाँ पर जो नाड़ी परीक्षण करते हैं, नाड़ी परीक्षण करके हम सेम वही काम कर रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे उसमें ग्रह नक्षत्र कुछ डिस्टर्ब है तो उसमें रेसिपी भी होती है कि आप ये जाप करो, ये पूजा करो, या ये व्रत करो, तो आपका ये ग्रह नक्षत्र वहां पे बैलेंस हो जाएगा, तो आपका आगे जाके सब ठीक होने वाला है। एज इट इज वी आर डूइंग नाड़ी परीक्षण, आपका वात पित्त कफ कैसा है, आपका ऑर्गन वाइज क्या डिस्टर्ब है, आपका चक्रास कहाँ पर इनबैलेंस है, ये आपके धातुस कहाँ पर इनबैलेंस है, तो वो जो हम शो करते हैं, दैट्स आयुर्वेदा कुंडली, कि आपको कहाँ पर बैलेंस करना है। इवन वी आर गिविंग रेसिपी टू कि आपको इसको ऐसे ऐसे करेक्ट करना है। तो इट्स कॉल्ड आयुर्वेदा कुंडली, वेरी सिंपल। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अपने खुद के बारे में अगर वी हैव अ चार्टेड लेआउट, तो काफी सारी चीजें हम फ्यूचर में आने वाली है जो हेल्थ रिलेटेड, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो या लेकिन मैं यहाँ पर एक ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मानो किसी को एकदम इंटरेस्ट आया, अवेयरनेस हुई, एंड द पर्सन वेंट टू डॉक्टर और उन्होंने अपना नाड़ी चेक कराया, ठीक है, और नाड़ी परीक्षण कराने के बाद उन्होंने, डॉक्टर ने उनको गाइडलाइन दिया कि आपको जैसे मानो कि पित्त प्रकृति है, आपको स्वीट खाना है और आपको ये चीज अवॉइड करनी है, एंड द पर्सन इज फॉलोइंग टोटली, मतलब अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको हर 1 महीने में या आफ्टर 2 months यू हैव टू बी रीचेक योर नाड़ी, कि आपको जो गाइडेंस दिया गया है उसको आपने फॉलो किया तो आपका कितना बैलेंस हो चुका है। समटाइम्स क्या होता है कि एक गड्ढा है, गड्ढे में हमको मिट्टी डेली डालनी है, तो हमने रोज 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 करके थोड़ा मिट्टी डाला 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 डाला, लेकिन वो गड्ढा जब भर गया तो भी हम मिट्टी डाले जा रहे हैं। तो होता क्या है कि हमने जो सजेशंस दिए वो लोगों ने फॉलो किए, उसको अच्छा लगा, अच्छा लगा, मुझे एसिडिटी नहीं हो रही, मुझे हेडेक नहीं हो रहा है, मुझे ये फ्रेश लग रहा है, ये फ्रेश लग रहा है,
तो मैं क्यों जाऊं, क्यों दिखाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तो वो सेम चीज को वहां पे वो फॉलो करते जाते हैं। तो समहाउ वहां पे वही बात आती है कि आपका जब गड्ढा भर जाता है, बैलेंसिंग हो जाता है, उसके आगे आपको क्या करना है। तो यू शुड बी रीचेक योर नाड़ी आफ्टर फ्यू पीरियड्स। जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि कम आफ्टर 1 मंथ, कम आफ्टर 2 मंथ्स, आप जरूर जाइए, अपना नाड़ी रीचेक कराइए, नाड़ी परीक्षण करवाइए, ताकि आपको आइडिया है कि अब आपको आगे कैसे इसको फॉलो करना है। मे बी दे विल गिव यू सम फ्रीडम कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा स्पाइसी खा सकते हो, बिकॉज योर नाड़ी इज नाउ इन बैलेंस फेज। नाउ यू कैन अवॉइड, यू कैन टेक पानी पूरी। तो आपके लिए अच्छा चांस है ना कि भाई आपका नाड़ी बैलेंस हो चुका है, तो आप थोड़ा इधर उधर ले सकते हैं। So I think this is a subject of awareness और थोड़ा सा अपना common sense भी use करना चाहिए. Yes, 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 yes. Okay, one last question is कि so जब आपके पास कोई आता है तो क्या आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर करते हैं तो उनके अगर एलोपैथी में ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ मेडिकेशन, तो वो कैसे बैलेंस करते हैं? और लास्ट उसी के साथ वही क्वेश्चनर ने पूछा है कि हाउ कैन वी कांटेक्ट यू? They can contact you, so they can come to me also. वो आपसे मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, तो यू कैन गिव देयर माय नंबर और एनीथिंग। एंड हाँ, जब हमारे पास आते हैं, और ऑलरेडी होता ये है कि आयुर्वेदा में लोग है ना बहुत लेट आते हैं, जो एक दुखद बात बोल सकते हैं, या हाँ अवेयरनेस डेवलप हुई है, और बहुत लोग हैं जो फर्स्टली कुछ हुआ और आयुर्वेदा में आते हैं, but most of the part 70% patients are coming after taking allopathic treatment or after taking anything other therapy. तो जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो कुछ मेडिसिन लेकर ही आते हैं। एट दैट मोमेंट अगर हम उनको और ज्यादा मेडिसिन देते हैं तो उन डॉक्टर्स में और हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो फर्स्ट माय व्यू इज कि हम उनको नाड़ी देखकर, हमने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था बताया, उसके रिगार्डिंग उनको हम फर्स्ट फॉलो करवाते हैं डाइट, कि डाइट उनको कहाँ कहाँ चेंज करना है, लाइफस्टाइल उनको कहाँ कहाँ चेंज करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करने। इफ दे फॉलो दैट तो 50% तो वो अपने आप ही वहां करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज इफ रिक्वायर्ड मेडिसिन, इन सम केसेस बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई चीज लेकर आए हैं, स्टेरॉइड्स ऑलरेडी ले रहे हैं, या उनको ब्लड प्रेशर या शुगर एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब इन दैट केस वी हैव टू ऐड ऑन सम मेडिसिन along with allopathic medicines. We never withdraw allopathic medicines because they are taking from 1 year, 2 year or 5 years. तो हम उसको immediately drop नहीं करवाते, but with the support of diet, with the support of Ayurveda medicines, और हम उनका ऑब्जर्वेशन रखते हुए धीरे धीरे उनके डोजेस हम mgs में कम कर सकते हैं, ताकि उनको साइड इफेक्ट्स नहीं। एंड द फोर्थ पार्ट इज पंचकर्म। पंचकर्म इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कि जहां पर हम काफी सारा डिटॉक्सिफाई कर देते हैं बॉडी, तो ऑलरेडी उनकी एलोपैथिक मेडिसिन ही वहां पर कम हो जाती है। तो आयुर्वेदा मेडिसिन इफ रिक्वायर्ड देनी पड़ती है, इफ नॉट रिक्वायर्ड, इफ दे फॉलो द प्रॉपरली डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम, तो शायद नहीं भी जरूरत पड़ती है। बट द मोटो कि हम भी व्यक्ति हमारे पास आए, सबसे जल्दी उनकी सिचुएशंस लेकर आए, उनसे हम कैसे बाहर निकालें। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जब खुद मैं नीलम जी से पहली बार मिलने गई थी और मेरा नाड़ी परीक्षण करवाया था, मैं एकदम स्तब्ध रह गई थी, जितना डिटेल में वो एनालिसिस करते हैं और ये जो गहन ज्ञान है, इट वाज रियली इम्प्रेसिव। और सो जैसे जैसे हम मिलते गए, एक दूसरे को जानते गए, तो आई ऑल्सो टुक मर्मा थेरेपी। तो वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं, आई थिंक दैट इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट।
हम थेरेपिस्ट को भी कभी कभी थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे मर्म है जो बहुत गहरी रिलैक्स्ड अवस्था में लेके जाते हैं। तो जो लोग योग साधना करते हैं, तो हम जो योग निद्रा की जो अवस्था होती है उससे काफी सिमिलर सा एक स्टेट होता है मर्म चिकित्सा में। तो आई कीप गोइंग टू हर फॉर दैट, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। तो डॉक्टर साहिबा, टीम डमरू आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, और हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आप इतने प्यार से हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया, और इतना अच्छा नॉलेज इस मंच पे हमारे साथ शेयर किया। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी मच टू यू टू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू वेरी मच।